हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्टूडेंट लोग का मैसेज आया था कि सर टेस्ट स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ जो टेस्ट हम लोग लाएंगे, जो भी कोचिंग का मुझे टेस्ट मिलेगा वो यहाँ ला के हम एक्सप्लेन कर देंगे। और ये जो पहला टेस्ट मुझे मिला है, ये पॉलिटी का टेस्ट है और ये धनंजय आईएएस के द्वारा बनाया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। और हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि एक टेस्ट पेपर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करें, ताकि वीडियो भी शॉर्ट हो और लोगों को बोरिंग भी ना लगे देखने में। ठीक है, चलिए। तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि भारत में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना है। सही नहीं है पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसे कानून द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार कहाँ तक लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये है बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत के संसद तय करेगा कि जो भी सशस्त्र बल है उसमें मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जो अधिकार है कहाँ तक लागू हो सकता है। ठीक है, चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार के अंग बनाया है। तो शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये जो रखा गया है आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत रखा गया। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसमें रखा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में मतलब जीवन का अधिकार। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों है, जो भी कंफर्टेबल जिसमें है अपना देख लें। ठीक है, 4 नंबर है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त करता है। तो ये आर्टिकल है 17, ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा कितनी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। मतलब कि 5 नंबर जो है क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच में कितने तरह की स्वतंत्रता की बात करी है, तो इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह इस तरह से है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के द्वारा कितनी स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 6 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी की बात करता है। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का मौलिक अधिकारों से स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा इसे बरकरार रखा गया है। तो ये है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्लियर नहीं है कि मौलिक अधिकार है कि नहीं है, लेकिन ये रखा गया है, एक मौलिक अधिकार के तहत ही रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है आर्टिकल 19A। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट आधार नहीं है जिस पर राजधर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नैतिकता। 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो ये अधिकार कौन सा है, तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, ये आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। और इसमें जो है फंडामेंटल राइट जो है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या जारी किया जाता है, रिट्स जारी किया जाता है। तो रिट्स जारी करने की जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करते हैं, और हाई कोर्ट जो करता है रिट्स का जारी वो 226 के तहत करता है। तो आर्टिकल 32 जो है, इसी के बारे में जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसी के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने कहे कि संविधान का हृदय और आत्मा इन्हीं आर्टिकल के बारे में उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उसमें बताए गए कुछ प्रावधानों के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है। तो ये जो है, ये 3 महीने तक रख सकते हैं। चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है। तो क्या उल्लंघन करता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 39 से रिलेटेड है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो बोलते हैं, वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 51 तक है। और ये पार्ट कौन सा है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 में मेंशन है। चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रक्षित है। तो देखिए, निजता का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, ये सारे जो अधिकार रखा गया है
ये आर्टिकल 19 के तहत रखा गया, जिसको हम लोग आर्टिकल 21 के तहत रखा गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट टू लाइफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि राज्यसभा द्वारा किसी धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा। तो ये जो है लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते हुए विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो मनी बिल है, धन विधेयक है, अनुच्छेद 110 है धन विधेयक से रिलेटेड, और जब भी धन विधेयक पेश किया जाएगा वो भेजा जाएगा कहाँ पे, लोकसभा में ही भेजा जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रतिक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर हमारे इंडिया में जो राज्यपाल को उसके पद से हटाने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी देख लेते हैं कि क्या इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन है, भारत के एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। तो ये पहला एक गलत ही हो गया। दूसरा है, भारत के राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नहीं, राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया। चलिए, अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन देश के शासन के लिए मौलिक है। तो ये जो है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। तो क्या थे ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, डायरेक्टली लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे। इसका और ऑप्शन देख लिए, सीधे उन प्रांत के लोगों द्वारा चुने गए थे, तो नहीं, लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित थे, नहीं, ऐसा भी नहीं था, अलग अलग पार्टी थे उस टाइम में। उसके बाद है, भारतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, तो बिल्कुल सही, सी इसका आंसर है। अगला है, संविधान मामलों में उनके विशेषज्ञों के लिए सरकार द्वारा चयनित थे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला है 16 नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को तय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। देखिए, केंद्र और राज्य में जब कोई मतभेद हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये जब मुद्दा जाता है, तो ये अधिकार जो वो तय करता है इन मुद्दा को, या उनको डिसीजन लेने का जो अधिकार है किस क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये है मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत ये आता है, जब केंद्र और राज्य के बीच मतभेद हो जाता है तब। ठीक है, और ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत दोनों को, केंद्र और राज्य के बीच जो भी विवाद या मतभेद है उसको सुलह करे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दल विरोधी प्रावधान है। तो देखिए, दल विरोधी, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, तो ये जो है, ये 10वीं अनुसूची में मेंशन है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो देखिए, ये संसद की सारी समिति है, जैसे लोक लेखा समिति, अनुमान पर समिति, सार्वजनिक उपकरण पर समिति, याचिका समिति। तो इस सारे समिति में से सबसे बड़ा समिति जो है, सबसे बड़ी समिति जो है पार्लियामेंट की, वो है एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, जिसको अनुमान समिति के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल मेंबर 30 होते हैं, और 30 मेंबर जो होंगे वो कहाँ से, लोकसभा से होंगे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, टोटल मेंबर लोकसभा से होंगे। टोटल मेंबर होता कितना है, 30 मेंबर होता है, जो कि कहाँ से होंगे, लोकसभा से होता है। देखिए, और भी कमेटी होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होता है, जिसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 मेंबर होगा राज्यसभा से। ठीक है, तो ये दोनों मेनली याद रखिएगा, ये कहीं पूछ दिया जाता है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी भी होता है, इसमें भी 22 मेंबर होता है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होता है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में शामिल है। तो क्या शामिल है, तो ये है, किसमें शामिल है, तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका आर्टिकल कितना है, 3551 तक है। ठीक है, चलिए, और पार्ट किस में आता है, पार्ट 4 के अंतर्गत DPSP आता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? तो भारत का संविधान का जो संरक्षण है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करेगा, आर्टिकल 32 के तहत रिट्स जारी करेगा, ठीक है, जिसको पावर मतलब इसके पास पावर होता है सुप्रीम कोर्ट के पास की पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू करने का पावर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए किसमें प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है मौलिक अधिकार में, जो आर्टिकल कितना है 51A है, और ये आते हैं पार्ट 4A में, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि इंटरनेशनल पीस की बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी में, ठीक है, और ये बेसिकली लिया कहाँ से गया है, USSR से लिया गया है, USSR से लिया गया है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल पीस की बात किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। तो ये है निहित है क्या, DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में, ठीक। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो ये दाखिल किया जा सकता है भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में आता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र के लिए वो क्या है, एलिजिबल है। वैसे और भी एलिजिबिलिटी है लेकिन ये यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, 25 नंबर है, भारत में वोट देने का और चुने जाने का अधिकार है, ये किस तरह का अधिकार है? तो ये है राइट टू वोट, जो है टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये जो है किस तरह के बोलते हैं, ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। राइट टू वोट या चुने जाने का अधिकार क्या है, ये संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? तो ये जो है यह संघबद्ध इकाइयों के बीच एक समझौता का परिणाम है, ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये मतलब यही आंसर होगा। बाकी देखिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये सही है। क्वेश्चन यहाँ ढंग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है। शक्तियों को केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा या विभाजित किया गया है, बिल्कुल सही है। संघीय इकाई को राज्यसभा और असमान प्रतिनिधि दिया गया है, बिल्कुल सही। जैसे अगर हम लोग बात करें कि बिहार में कितना सीट है तो 40 आते हैं, 16 मतलब जो भी है, तो अलग अलग राज्य का अलग अलग सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर, भारत के संविधान निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो ये जो है प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? तो ये जो है उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के अधीन प्रयोग की जा सकेगी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 28 का देख लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति जांच करती है और सदन को रिपोर्ट करती है कि विनियमों, नियमों और उपनियमों आदि को बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या संसद द्वारा प्रायोजित है, ऐसे विधानमंडल के दायरा में कार्यपालिका द्वारा ठीक से प्रयोग किया जा सके? तो इसका सही आंसर बी है कि अधीनस्थ विधानसभा समिति द्वारा, ठीक है। लेकिन ये देख लीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है तो एक्चुअली में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में आरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन को सही और उचित रूप से लागू करता है? तो ये आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि देखिए निजता का अधिकार राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही रखा गया, एजुकेशन का अधिकार भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही रखा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 और भाग में गारंटीकृत स्वतंत्रताएं, ठीक। तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अविशिष्ट शक्ति किससे दी गई थी? तो ये दिया गया था
कि उस टाइम में 1935 में गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो गवर्नर जनरल या वायसराय को, ठीक है, इसको क्या था, रेसिड्यू पावर दिया गया था उस टाइम में, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, गवर्नर जनरल, या वायसराय होता तो वायसराय आंसर होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार की रक्षा करता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये भी किसके अंतर्गत रखा गया है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत रखा गया है, राइट टू प्राइवेसी भी इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू लाइफ भी, ठीक है, और राइट टू एजुकेशन भी। चलिए 33 नंबर में आते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण प्रदान की गई योजना पर आधारित है। तो देखिए किस योजना पर आधारित है, ये बेसिकली पूछना चाह रहा है। तो ये जो भारत और केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, ये बेसिकली भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। तो ये जो है तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देना। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। 35 नंबर है, भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद के सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है, अगर है सदस्य तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो 6 महीना के अंदर ही उसको किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 35 का ए। अगला 36 नंबर देखिए, 36 नंबर क्या है, भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान है, किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलने के लिए और किसी राज्य के नाम बदलने के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये पार्लियामेंट के पास ही पावर होता है। दूसरा है, राज्य सूची में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने का प्रस्ताव पारित है, तो ये हो सकता है, बी हो सकता है। उसके बाद और आगे पढ़ते देखिए, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेनावृत्ति के बाद उसकी पेंशन का निर्धारण करना नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं करता है। अगला है, संसद के 2 या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजन करने के लिए सशक्त बनाना, तो ये भी सही है, तो ये राज्यसभा का काम होता है। तो बी और डी दोनों सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए अब सी क्या क्या है पढ़ लेते हैं हम लोग, 1, 2, 5। एक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, मतलब इसकी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात हो रही है। और उसके बाद 5वां क्या है, तो 7वीं सूची, ठीक है। 7वीं सूची में क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, समवर्ती लिस्ट सूची है। तो समवर्ती सूची जो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एजुकेशन जो आता है वो है समवर्ती सूची का ही एक विषय है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो देखिए सार्वजनिक चुनाव में मतदान करने के लिए ये मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। बाकी वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये कर्तव्य है जो आर्टिकल 51A के अंतर्गत आता है पार्ट 4A में, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जो सरकार की संपत्ति होती है ना, जो रेलवे में लिखा होता है कि रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, ये भी सही है। और अगला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्श को मानना, तो ये सारे क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे इंडिया में, तो ये छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका सही। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन की निष्कासी के लिए प्राधिकरण कहाँ से आना चाहिए, तो ये आना चाहिए भारत के संसद से, पार्लियामेंट से आना चाहिए, तभी जाके वहाँ से जब आएगा अधिकार तब वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 के तहत, मतलब इससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 266 किससे संबंधित है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तब क्या होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपता है, मतलब प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपना इस्तीफा मंत्रिपरिषद को सौंप देता है अगर वार्षिक बजट लोकसभा में पास नहीं होता है तो, या नहीं प्रेजेंट किया जाता है तो। 41 का है,
केंद्र सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय से संचालन के लिए कर और अन्य प्राप्तियों के माध्यम से प्राप्त सभी राजस्व को जमा किया जाता है किसमें, तो ये भारत के संचित निधि में, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा जमा और अग्रिम निधि। सॉरी, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए अगला है 42 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज के कामकाज की समीक्षा के लिए 1977 में नियुक्त एक समिति की अध्यक्षता की थी। तो देखिए, पंचायती राज को समीक्षा करने के लिए 1977 में एक कमेटी बैठाई गई, जो कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, और इन्होंने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज सिस्टम जो होना चाहिए वो 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। लेकिन अभी जो चल रहा वर्तमान में वो 3 टायर सिस्टम है, और ये रिकमेंड किए थे कौन, बलवंत राय मेहता साहब। चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। पंचायत राज प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य है, पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रशासन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य है हरिजनों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए, सॉरी ये है इसका सी आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास पे ये बात करता है। ग्रामीण विकास के लिए काम करना ये तो करता ही है, लेकिन बेसिकली इसमें इसके नज़दीक और भी कुछ ऑप्शन होगा, जैसे हरिजनों के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए नहीं, ओनली हरिजनों के लिए तो नहीं है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में लोगों को निरंतर रुचि जगाना। ठीक है, तो सामुदायिक बात करता है ये। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकार के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये है लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा ये। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है, तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, क्योंकि अध्यक्ष तो पीएम खुद होते हैं। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होते हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, और वो जो होते हैं पीएम जो होते हैं चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिस को चेयरमैन होते हैं जीएसटी काउंसिल। चलिए अगला है 46 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों विधेयक के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है, तो ये है 348 में। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति निहित है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अध्यक्ष दिया हुआ लेकिन प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, 352, 356 और 360। ठीक है, ये स्टेट में लगता है, और ये है वित्तीय आपातकाल, और ये है नेशनल इमरजेंसी। तो ये किसके पास ही पावर होता है, तो ये प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर है, 352, 356, 360। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार करें, जैसे अध्यक्ष दिया है, उपाध्यक्ष दिया है, विशेष आमंत्रण सदस्य दिया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिया है, इसमें कौन कौन से है, तो इसमें जो होता है उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो होता नहीं है, क्योंकि एक्स ऑफिस को चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के कौन होते हैं, वो तो पीएम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है, तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति विदेशी क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे में निहित है। कहाँ पे ये बात कहाँ पे निहित है ये बात, तो ये है संसद में, पार्लियामेंट। अगर कोई अदर कंट्री या अदर देश का कोई पार्ट है जो इंडिया में मिल जाता है, जैसे अभी आप न्यूज़ सुने होंगे कुछ दिन पहले बांग्लादेश से कुछ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कुछ ज़मीन हम लोग को दिया गया है और कुछ हम लोग उसको दिए हैं, तो जो उस ज़मीन पर बसते होंगे, अगर वो इंडिया में आते हैं या इंडिया के कार्यक्षेत्र में आते हैं, तो उसको ऑटोमेटिक क्या होगा, इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे निहित है, तो ये हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के संसद में ये बात निहित है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है। यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 349 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या होगा, तो ये होगा राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों को परिवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। मतलब अगर देश में कोई इमरजेंसी लगता है, तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि कुछ फंडामेंटल राइट जो होता है यहाँ के नागरिक को, वो क्या कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा था? तो ये रखे थे एम.एन. रॉय, जो 1934 की बात है, उसी टाइम में ये संविधान सभा का विचार रखे थे। फिर 1935 में रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, फिर 1936 में भी रखा गया, 1936 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे है 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देगा वो क्या देगा? भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान संबंधित है। जो शेड्यूल की बात हो रही है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 5वीं और 6ठी, ये है अनुसूचित जनजाति और उनके हितों की बात करता है। अनुसूचित 5वीं और 6ठी शेड्यूल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यकाल में रिक्ति के मामले में कौन सी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुन सकता है? तो ये पावर होता है राष्ट्रपति के बारे में। अगर कि लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो एक कार्यकारी स्पीकर को चुना जाए, जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा जाता है, और हाउस का जो काम है वो जारी हो रखे। ठीक है, तो दोनों का अगर रिक्ति है पद में, तो अगर स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर काम करेंगे। अगर दोनों नहीं है तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि एक स्पीकर को चुना जाए, और वो स्पीकर जो है प्रोटेम स्पीकर के नाम से हम लोग जानते हैं उनको। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्री XYZ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो ये जो है संविधान में देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है बनने का कोई जो न्यूनतम आयु है ये कोई निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, बाकी अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो 35 साल होना चाहिए, और इस तरह से किया गया है। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनने के लिए ये कोई योग्यता भी मतलब कि उम्र में निर्धारित नहीं किया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है? तो ये है सी, केंद्र और राज्य के बीच खर्चों का समायोजन। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है। तो ये करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। ठीक है, 57 का आंसर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसका आंसर ये हो गया। और 58 नंबर आंसर, अब चलिए 58 हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सार्वजनिक महत्व के मामले पर कानूनी राय लेना चाहता है तो देखिए, अगर कोई भी सार्वजनिक महत्व के मामले में अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कोई कानूनी राय लेना चाहता है तो इसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो मतलब नहीं भी दे सकता, ऐसा नहीं कि देगा ही, वो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को इसके लिए पहले संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये नहीं, सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की अपनी राय देने से इनकार कर सकता है, दे भी सकता है, इनकार भी कर सकता है, और राष्ट्रपति उस राय को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। चलिए खैर ये कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की शक्ति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो निर्धारित की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 59 का आंसर हो जाएगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा होते हैं, तो राज्यसभा जो होते हैं मैक्सिमम इसमें 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट है ये लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपेगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धन विधेयक राज्यसभा में उत्पन्न होते नहीं। धन विधेयक के मामले में अगर बात करें तो धन विधेयक ओनली पेश किया जाता है लोकसभा में, बाकी सब सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन है अगला 63 नंबर, वो रिपीट हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ये है 352 के तहत
हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर होता है 352, 356, 360 के तहत आता है। जो 356 जो है वो लगाया जाता है स्टेट में, ठीक है। जब किसी स्टेट गवर्नमेंट का पे जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। बाकी अगर हम लोग बात करें कि 352 के तहत अगर लगाते हैं तो वो क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी होता है। और 360 के तहत जो लगाते हैं उसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। 3 तरह के इमरजेंसी पावर होते हैं राष्ट्रपति के साथ पास, कौन कौन, 352, 356 और 360। चलिए 64 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का गठन 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला है सुप्रीम कोर्ट देश के अपील की सर्वोच्च अदालत है, ये भी सही है, ठीक है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय में, मतलब देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है कोर्ट मार्शल को छोड़ के बाकी कोई भी सुनवाई कर सकते हैं, तो ये भी सही है। अगला है सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट के साथ कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई कर सकता है, तो नहीं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कौन सही नहीं ये पूछा है, बाकी सब ऑप्शन जो है इनका क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, पंचायती राज पर अशोक मेहता की सिफारिश की, ठीक है। तो अशोक मेहता 1977 में किया गया था और ये 1977 के आसपास ये कमीशन बनाया गया था। और अशोक मेहता ने रिकमेंड किया था कि कितना 2 टायर का गवर्नमेंट हो, ठीक है। रिकमेंड 2 टायर गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम जो होगा वो 2 टायर का होगा, ठीक। तो इसका 66 नंबर का सही आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का विघटन कितने वर्ष के बाद होता है। तो देखिए राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है, ठीक है, विघटन के अधीन नहीं है। बाकी अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा का, लेकिन इसका विघटन कभी नहीं होता है, ये बात आप लोग याद रखिए। 67 नंबर क्वेश्चन है, संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। तो ये ले सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भाग ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है इनको, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में पुनर्गठित किया गया है, मतलब 8 शेड्यूल में है। तो अभी तक टोटल 22 भाषा को 8 शेड्यूल में स्थान दिया गया है। जो लेटेस्ट कौन सा है, बोडो, डोगरो, संथली, मैथिली, जो 2003 में 8वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया गया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन विधेयक ने मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी थी। तो ये विधेयक था 61वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण को प्रस्तुत चुनाव याचिका के अलावा किसी भी स्थानीय सरकार या तो नगर पालिका या पंचायत के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए गए किसी भी प्राधिकरण, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। 71 नंबर है कि आदर्श आचार संहिता के संबंध में सही कथन का पता लगाएं। तो देखिए इसमें जो सही कथन है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के तुरंत बाद प्रभावित हो जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बजटीय प्रक्रिया में विनियोग विधेयक संदर्भित करता है। तो ये करता है भारत की संचित निधि से निकासी का प्राधिकार, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था फजल अली आयोग, ठीक है, जो कि 1956 के आसपास में ये, या 1956 या कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1915 इस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटिश भारत से संबंधित संसदों से सभी पूर्ववर्ती अधिनियमों को समेकित करना। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अब यहीं तक रखते हैं, बाकी का आधा जो है हम लोग दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत तरह के जितने कोचिंग हमको मिलेंगे, जितने टेस्ट सीरीज, सब ला के यहाँ पे देंगे। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन इससे अच्छी होगी। चलिए थैंक यू।